नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता, जैसा कि अपन नाम से परिचित हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता होती क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता का मतलब है कि ऐसी संहिता जो सिविल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती हो, यानी न्यायालयों के माध्यम से अपन सिविल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, या इतिहास के बारे में अपन जानेंगे कि कैसे सिविल प्रक्रिया संहिता बनी और क्यों बनी, क्यों सिविल प्रक्रिया संहिता की आवश्यकता पड़ी। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजी विधि लागू हुई थी, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, भारत में जब आए थे, तो उन्होंने यहाँ के भारतीय लोगों के लिए केवल अंग्रेजी विधि और हिंदू विधि का ही प्रचलन था। अंग्रेजी विधि को अंग्रेज़ों पे लागू किया जाता था, हिंदू विधि को हिंदुओं पे लागू किया जाता था, मुस्लिम विधि को मुस्लिमों पे लागू किया जाता। लेकिन जब उनके अधिकारों का हनन होने लगा, यानी सिविल जो अधिकार हैं उनका जब हनन हुआ, तो उनके लिए कौन सी विधि लागू की जाए। तो ऐसी स्थिति में सन 1859 में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता का भारत में उदय हुआ। सिविल प्रक्रिया संहिता जो कि सिविल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती थी तथा न्यायालयों के माध्यम से अपन उससे अपना संरक्षण ले सकते थे। सबसे पहले ये 1859 में बनी, लेकिन चूंकि यह कोई सामान्य विधि नहीं थी, तो यह भारतीय जो प्रेसिडेंसी न्यायालय थे या जो प्रेसिडेंसी नगरों में जो न्यायालय होते थे उन पर वो लागू नहीं होती थी। यह केवल जो उस समय के जो सर्वोच्च न्यायालय थे उनमें ही लागू होती थी। ये केवल म्युनिसिपल क्षेत्र, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय थे या प्रेसिडेंसी न्यायालय थे या लघुवाद न्यायालय थे, उनमें यह लागू नहीं होती थी। यह केवल मुफसिल क्षेत्र जो होते हैं उनमें ही लागू होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे अड़चनें पैदा होने लगी या पेचीदियाँ होने लगी, वैसे वैसे इनमें संशोधन भी होने लगे। सन 1862 में सुप्रीम कोर्ट व सदर दीवानी अदालतों को समाप्त करके जब 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम को लाया गया, तो उस समय 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के माध्यम से ही इस विधि को, सिविल प्रक्रिया संहिता को 1862 में उच्च न्यायालयों में भी लागू कर दिया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अपन इसमें जैसे जैसे आगे समय निकलता गया और इनमें अमेंडमेंट होती गई। सन 1859 में सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता का निर्माण हुआ था, और ये जो अधिनियम बना था 1859 का जो अधिनियम बना था उसकी संख्या थी 8। फिर 1877 के अधिनियम संख्या 10 व 1882 के अधिनियम संख्या 14 के द्वारा भी इनमें धीरे धीरे पुनः संशोधन होते गई। और ये संशोधन भारतीयों पर, जो विधि में जो संशोधन हुए वैसे ही भारतीयों पर जब इनको लागू किया गया तो वो उसमें परिवर्तित भी होते गए। वर्तमान में जो अधिनियम बना 1908 का जो अधिनियम है वो संख्या है उसकी 5 है। तो वो जो अधिनियम बना, वो अधिनियम जब 1882 का संशोधन हुआ, उसके बाद में अनेक पेचीदगियाँ इसमें महसूस होने लगी। तो उसके बाद में पूरा जो सीपीसी है उस पूरी को ही उसमें अधिनियमित किया गया, यानी पूरा एक अधिनियम बना जो अधिनियम 1908 कहलाया। ये अधिनियम 21 मार्च 1908 को गवर्नर से हस्ताक्षरित हुआ तथा 1 जनवरी 1909 को उसको लागू कर दिया गया। चूँकि ये भी सार्वभौमिक यानी पूर्णता प्राप्त किए हुए यह अधिनियम नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें भी संशोधन होती गई। कालांतर में धीरे धीरे जैसे
1949 में संशोधन हुआ, 1951 में संशोधन हुआ, 1952 में संशोधन हुआ, 1953, 1956, 1976, 1999 और 2002 में आज तक संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता में हुए हैं। 1976 का जो संशोधन था उसका अधिनियम संख्या 104 था। 1999 का जो संशोधन हुआ उसका अधिनियम संख्या 46 था तथा 2002 का जो अधिनियम था उसकी संख्या 22 थी। सन 1976, 1999 और 2002 में जो संशोधन हुए उन संशोधनों को जस्टिस मेलिमत के माध्यम से उनकी एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के माध्यम से ही ये संशोधन किए गए तथा 1999 और 2002 की जो संशोधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये जो अधिनियम संख्या अपन यहाँ पर जो अधिनियम संख्या अपन पढ़ रहे हैं कि जो अधिनियम बन गया चाहे वो 1859 का हो चाहे वो 1908 का हो, लेकिन यहाँ पर अधिनियम संख्या का क्या महत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी कि परीक्षा की दृष्टि में जब आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो न्यायिक सेवा में जाने के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो भी जुडिशियल से संबंधित हो या लॉ से संबंधित जो भी एग्जाम होती हैं उनमें अधिनियम संख्या के बारे में पूछा जाता है। इसलिए यहाँ अपन अधिनियम संख्या का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक समझते हैं। अब आती है बात कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता है, ये कौन सी विधि है, लेक्स लोसी है या लेक्स फोरी है। दूसरी कि ये प्रक्रियात्मक संहिता, अपन लेक्स लोसी ये अपन आगे अपन चर्चा करेंगे, लेक्स फोरी लेक्स लोसी के लिए आगे जो भी वीडियो आएंगे या आगे जब भी अध्ययन करेंगे तो उसमें अपन लेक्स लोसी और लेक्स फोरी के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर ये जो आपकी अपनी सिविल प्रक्रिया संहिता है, ये विधि है वो प्रक्रियात्मक विधि है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक ऐसा केंद्रीय अधिनियम है जो सिविल अधिकारों के परिवर्तन के विषय में न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली प्रक्रिया विधि है। यानी केंद्रीय अधिनियम है और यहाँ पर जैसे सिविल अधिकारों का अपना हनन होता है तो न्यायालय में अपन उनका परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं और कैसे अपन संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इनके लिए ये विधि बनाई गई है तथा इसमें प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। और ये प्रक्रिया के बारे में वर्णन कैसे किया जाता है वो अपन आगे देखेंगे। इस विधि का जो निर्माण हुआ वो समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। अर्थात समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती हैं तो और संशोधन भी उनमें कर सकते हैं। तो राज्य जब भी समय समय पर जब भी राज्य सरकारों को महसूस होता है कि अपने को ये प्रोविजन इसमें लागू किया जाना चाहिए और ये प्रोविजन इसमें लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें भी समय समय पर परिवर्तन कर सकती हैं तथा जो प्रोविजन लागू होनी चाहिए और जो प्रोविजन लागू नहीं होने चाहिए उन प्रोविजनों को वो नहीं होने चाहिए उनको हटा सकती है और जिनको लागू करना चाहिए उनको वो लागू करवा सकती है। तो कहने का मतलब है कि राज्य सरकार समय समय पर इनमें संशोधन कर सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता एक वह संहिता है, इसमें अपन धाराएं देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, नियम देखते हैं। इसमें कुल धाराएं हैं 158 और जो आदेश हैं वो हैं 51 इसमें आदेश हैं और आदेशों में हर आदेश में फिर नियम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं कि धाराएं क्या होती हैं और आदेश क्या होते हैं। तो इनको अपन उच्च न्यायालय के माध्यम से, उच्च न्यायालय जो है वो क्या कर सकता है कि आदेशों और नियमों में और धाराओं में उच्च न्यायालय वो संशोधन नहीं कर सकता है। वो धाराओं में तो संशोधन कौन करेगा, ये जो नियम वगैरह होते हैं उनमें तो कौन करेगा, उच्च न्यायालय संशोधन करेगा। विधानमंडल द्वारा ही इसमें संशोधन हो सकते हैं। लेकिन जो आदेश होते हैं उनमें संशोधन है वो उच्च न्यायालय करता है। धाराओं में तो विधानमंडल करता है और उच्च न्यायालय केवल आदेश और नियमों में ही संशोधन कर सकता हो। धाराएं क्या बताती हैं, धाराएं मूल सिद्धांतों के बारे में बताती हैं कि मूल सिद्धांत क्या है। जैसे अपन आईपीसी में देखते हैं, आईपीसी में ये दिया हुआ है कि ये धारा है और इस धारा में ये प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे चोरी की आईपीसी की धारा है 378, उसमें परिभाषा दी गई है, 379 उसमें दंड दिया गया। तो ये केवल मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताती हैं, जबकि आदेश और नियम है वो क्या करते हैं, उन
जो सिद्धांत होते हैं उनका क्रियान्वयन करते हैं। तो यानी कि उन सिद्धांतों को कैसे लागू कैसे किया जाएगा, जैसे कोई भी है, जैसे अपन यहीं पर भी देखते हैं, अपन इसमें सीपीसी में भी जैसे कोई भी जैसे कमीशन है, ऑर्डर 26 से कमीशन, धाराएं भी हैं इसमें, धाराओं में जैसे मान लो 75 है, 75 धारा है, उसमें कमीशन के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर धारा केवल ये बताती है कि हाँ ये कमीशन होता है, ये कमीशन इस प्रकार से इसको इन लोगों को जारी किया जाता है, जैसे लेखाओं के लिए जारी किया जाता है, परीक्षाओं के लिए जारी किया जाता है, ये इनके बारे में बताता है केवल। लेकिन जो आदेश है वो आदेश ये बताता है कि इनको लागू कैसे करेंगे अपन। जैसे मान लो कि परीक्षा के लिए अपन निकालेंगे तो न्यायालय किस प्रकार से वो आदेश निकालेगा, कैसे उनको लागू किया जाएगा, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं, मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं उनका क्रियान्वयन कैसे होगा। अब बात आती है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता भूतलक्षी प्रभाव रखती है। पहले जब सिविल प्रक्रिया संहिता का जब निर्माण हुआ था उसमें यह कहा गया था कि यह भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, लेकिन इंदु सिंह एंड सन्स बनाम भारत संघ के मामले में ये कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी कि इसको अपन पीछे जो है उनके आधार पर भी, पीछे के जो प्रोविजन है उनके आधार पर भी, या जिस समय बनी थी उससे पहले के जो प्रावधान है उन पर भी अपन इसको लागू कर सकते हैं। इसके लिए अपनी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसमें धारा 151 बताती है, जो कि अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताई गई है। यानी अंतर्निहित शक्तियों का मतलब है कि जहां पर प्रोविजन नहीं है, सीपीसी में अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो उन प्रोविजनों को धारा 151 में अपन लागू करवा सकते हैं, या कोई भी प्रोविजन है उसका अपन नया प्रोविजन अपन बना सकते हैं। तो ये शक्ति जो अंतर्निहित शक्तियां हैं जो सीपीसी में है, जो हाई कोर्ट को जो शक्तियां, ये शक्तियां ये बताती हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी पूर्व जो प्रावधान है उन पर भी वो लागू की जा सकती है। आज केवल इतना ही, धन्यवाद।